सभी को नमस्कार। नेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है और उसके लिए इस बार थोड़ा सा क्या बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। और मुझे लगता है कि नेट हर बच्चे का एक सपना होता है। सपना इसलिए होता है क्योंकि विकास के नए रास्ते खुल जाते हैं। और चूंकि आप चाहे उच्च शिक्षा में जाना चाहते हो या यूं ही आपकी इच्छा हो जाए कि सर मुझे पीएचडी करनी है, डॉक्टर लगाना है, तो भी इस बार क्योंकि नेट के स्कोर के आधार के ऊपर आपको पीएचडी में प्रवेश दिया जाएगा, यानी कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। इसलिए इस बार नेट के जो पेपर है उसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता दोनों बढ़ चुके हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या क्या इसमें बड़े व्यापक बदलाव किए गए हैं और आपको उन बदलाव को ध्यान में रखते हुए कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। साल में 2 बार आपका नेट एग्जाम होता है। जून में जो नेट एग्जाम हो रहा है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों की सवाल थे, बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज थी कि सर फर्स्ट पेपर जो है उसमें हमें प्रॉब्लम है। क्योंकि सब्जेक्ट आपका होता है तो सब्जेक्ट में आप सब बहुत बेहतरीन करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम आ जाती है कि फर्स्ट पेपर में बहुत सारी चीज़ें हैं, 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट में भी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं क्योंकि वहाँ मैथ्स आती है, वहाँ रीजनिंग आती है, वहाँ आंकड़े वाले प्रश्न आते हैं और कई चीज़ें हैं जिनको आपको कवर करना होता है। मैं एक छोटा सा विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 3 से 4 दिन मैंने जितने भी एनटीए द्वारा नेट के पेपर आयोजित किए गए हैं उन सभी पेपरों को एक कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद मैंने एक पैटर्न को देखा कि यहाँ से पैटर्न क्या रह रहा है, किन चीज़ों पे ऊपर फोकस किया जा रहा है। मैं एक संक्षिप्त सेशन में केवल आपको ये बता रहा हूँ कि इस पेपर से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पेपर आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। सब्जेक्ट सबका अच्छा होता है, लेकिन ये 50 जो प्रश्न है, और सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। भाई नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, आप पूरे के पूरे प्रश्न कर सकते हो और बिना झिझक के कर सकते हो। तो डरना तो कोई चीज से है ही नहीं कि सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आराम से कीजिए। लेकिन आपके पास 5 दिन भी हैं। जब हमारे दौर में नेट होती थी, मैं प्रतियोगिता साहित्य की मेरे पास गाइड होती थी, मैं सिर्फ 3 या 4 दिन फर्स्ट पेपर को देखता था और केवल एक अभ्यास के लिए मैं ईमानदारी से आज भी आप लोगों को बोल रहा हूं कि यदि थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, आप थोड़ा सा उस लेवल पे जाके करोगे ना, तो आप 10 से 20 घंटे के बीच में इस फर्स्ट पेपर को ऐसा कर सकते हो कि आपके 50% में से कम 40% जो है बहुत आराम से कवर हो सकते हैं। और 40 यदि आप यहां स्कोर करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी नेट तो होगी होगी, हो सकता है आपकी जेआरएफ भी हो जाए। तो इसको हल्के में ना ले, इसको बहुत ज्यादा गंभीर में नहीं होना है कि पता नहीं क्या ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। अधिकतर प्रश्न मैंने देखे हैं कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है तो जरूरी नहीं आपको आए, समझ बेस प्रश्न ज्यादा है। ठीक है, भाषा की थोड़ी सी कठिनाई जटिलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि जिसने मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा सा वो समझता है चीजों को, प्रश्न का आंसर पढ़ के आराम से देगा तो बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने पूरी फर्स्ट यूनिट का एनालिसिस किया, शिक्षण अभिवर्ती है। अब शिक्षण अभिवर्ती टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है और इस अभिवर्ती यूनिट से आपके लगभग कितने प्रश्न आएंगे? लगभग 5 प्रश्न आएंगे। इन 5 प्रश्नों का पैटर्न क्या है? लगभग प्रश्न क्या आएंगे? बाल केंद्रित शिक्षक दृष्टिकोण या शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। नंबर 2, रचनावाद। इसमें 5P 7E पूछ सकता है, रचनावाद में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। अब इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए ना, जैसे कथन और कारण वाले प्रश्न पूछे, तो उसमें आपको याद रखना है कि बालक सेंटर में रहेगा। आपके टीचर्स केंद्रित दृष्टिकोण अच्छा नहीं माना जाता है, आपको बालक केंद्रित दृष्टिकोण को फॉलो करना है। देखना ऐसे प्रश्नों के आंसर अपने आप सही हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव नजरिया, बाल केंद्रित दृष्टिकोण, बालक केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रख के आंसर करने हैं। शिक्षक को प्रभावित करने वाले कारक, एक अच्छे शिक्षक के गुण, एक अच्छे शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण के वेरिएबल्स। बहुत इजी प्रश्न पूछे गए। फिक्स से प्रश्न है यहां से। एक तो ब्लूम टेक्सोनोमी, ब्लूम टेक्सोनोमी को आप आराम से देख लें। ब्लूम टेक्सोनोमी, उसका जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, ज्ञानात्मक में क्या आता है, भावनात्मक में क्या आता है और मनोगत्यात्मक में क्या आता है, और 2001 का संशोधित जो वर्गीकरण है उसको भी देख के जाइएगा। एक प्रश्न यहां से फर्स्ट यूनिट में से ब्लूम टेक्सोनोमी भी से आ रहा है। एक प्रश्न मूल्यांकन से आ रहा है। अब मूल्यांकन में किस पे आ रहा है? मूल्यांकन ऑलरेडी साइकोलॉजी में आप पढ़ते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन में प्रश्न पूछा गया है। निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक उपचारात्मक मूल्यांकन, इन 4 मूल्यांकन के अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो इनको देख लो हल्का सा कि संकलन, निर्माणात्मक मूल्यांकन रचनात्मक कक्षा के दौरान होता है, योगात्मक जो सत्र की समाप्ति के बाद होता है। ठीक है, ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3। ठीक है, सीसी क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन। और
एक दो प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं, मानदंड संदर्भित परीक्षण या मानक संदर्भित परीक्षण। तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, अपनी साइकोलॉजी वाली किताब में मैंने बहुत अच्छे से इसको डाल रखा है, तो हल्का सा इसको देख लो। एक प्रश्न आपका मूल्यांकन से हो गया, ये दो प्रश्न तो फिक्स हैं शिक्षण अभिवर्ती वाले में से। अब जो बाकी मैंने देखा कि यहां से और क्या प्रश्न आ रहा है, एक ई कंटेंट वाला प्रश्न आ रहा है। तो ई कंटेंट वाला वैसे तो जो 10वीं यूनिट है वहां से भी रिलेवेंट करके पूछ सकता है, बट दो प्रश्न आ रहे हैं जिसमें स्वयं पढ़ लो, स्वयं प्रभा पढ़ लो, मुख पढ़ लो, ठीक है, ये तीन तो पढ़ने हैं, साक्षात पढ़ लो और एनपीटीएल पढ़ लो। मतलब ये 4-5 चीजें हैं जो आपको देखनी है। मुख 100% प्रश्न आ जाएगा, स्वयं, स्वयं प्रभा, साक्षात, और एक मैंने नोट किया है एनपीटीएल, ठीक है। ये इनको थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना। 100% ई पाठशाला, ई पाठशाला, इन पे 1% जरूर आएगा, हो सकता है 2% भी आ जाए, क्योंकि 10वीं यूनिट में भी और इस यूनिट में भी है, ठीक है। और बाकी जो 2 प्रश्न पूछेगा ना, उसमें बहुत कॉमन सेंस के प्रश्न पूछेगा, जैसा मैंने बताया, मैंने पूरा इसका किया है इसमें। तो इसमें टीचिंग लर्निंग एड के ऊपर एक प्रश्न हो सकता है कि एक शिक्षक के शिक्षण सहायक सामग्री क्या उपयोगिता हो सकती है, टीचिंग लर्निंग एड कौन सा हो सकता है, ठीक है। या एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या हो सकते हैं, एक अच्छे शिक्षण में शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि या शिक्षक केंद्रित विधि, व्याख्यान विधि, इनसे रिलेवेंट कोई प्रश्न, व्याख्यान विधि। एक जरूर ये देखिएगा, स्मृति, बोध और चिंतन स्तर, स्मृति, बोध और चिंतन स्तर, ये मैंने YouTube पे भी करवा रखा है, EMRS में भी करवा रखा है, पेडागोजी में आता है। स्मृति स्तर जो आपका हर्बर्ट ने दिया था, बोध स्तर जो मोरिश ने दिया था, और हंट ने दिया था चिंतन स्तर। इन तीनों का थोड़ा सा कंपेरेटिव अध्ययन करके जाना, इससे भी खूब सारे प्रश्न पूछे गए इन तीनों स्तर से, ब्लूम टेक्सोनोमी से, एक मूल्यांकन से, एक यहां से, और एक शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक या एक अच्छे विद्यार्थी की शिक्षण की विशेषताएं, इनसे रिलेवेंट करके प्रश्न पूछेगा। मतलब ये 5 प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये 5 प्रश्न में आप लीड कर सकते हो। पहली चीज जो मुझे लगा कि यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। नंबर 2 पे शोध अभियोग्यता, रिसर्च वाला जो पार्ट है, जिसको लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं कि सर रिसर्च वाला तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। देखो इन फ्यूचर आपको पढ़ना है, पीएचडी करनी है, और कुछ भी नहीं होता है, सबसे इजी पार्ट होता है। इसमें जो मैक्सिमम प्रश्न आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, एक तो प्रतिदर्श यानी कि सैंपल, ठीक है, चर, नमूने। प्रतिदर्श क्या होता है, सैंपल क्या होता है, जो पीएचडी करने के लिए अपन लेते हैं, उनके प्रकार क्या, उनकी एक अच्छी विशेषताएं क्या होती हैं, एक अच्छे सैंपल की विशेषता क्या होती है, इसको अच्छे से देख लेना। 100% प्रश्न है। एक गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, एक ऐतिहासिक, मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। इनमें से इन पे एक प्रश्न फिक्स है, इन दोनों का डिफरेंस, इनकी दोनों की समानता, समानता और अंतर, गुणात्मक अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान, दोनों की समानता और अंतर पे 100% एक प्रश्न आएगा। ऐतिहासिक, मौलिक, क्रियात्मक में से किसी एक पे प्रश्न आएगा। एक प्रश्न सैंपल पे आ रहा है, एक शोध नैतिकता के ऊपर प्रश्न आ रहा है। नैतिकता का मतलब साहित्यिक चोरी वगैरह, ये कैसे पायरेसी वगैरह, ये सब जो साहित्यिक चोरी वगैरह, पेलग्रिदम, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा इनके ऊपर प्रश्न पूछ लेगा आपसे। और शोध में आईसीटी का प्रयोग क्या हो सकता है, एक प्रश्न इस पे आता है। तो आईसीटी का प्रयोग मतलब वहां पे किस किस चीज की हेल्प ले सकते हैं अपन, तो आज ब्लॉग है, आज मतलब पूरी वेबसाइट वगैरह हैं, विकिपीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, शोध गंगा है, ये सब चीज़ें अपन इनकी सहायता से शोध में अपना मदद ले सकते हैं। तो वो आप हल्का सा सर्च करोगे तो ये 5% मुझे लगता है ये भी बहुत आसान है। थोड़ा सा इस पैटर्न को तुमने पकड़ा, सैंपलिंग को समझ लिया, गुणात्मक, मात्रात्मक, ऐतिहासिक, अनुसंधान में अंतर, स्पेशली गुणात्मक, मात्रात्मक, ऐतिहासिक, मौलिक, क्रियात्मक को हल्का सा देख के जाना है। शोध में नैतिकता क्या होती है, इसमें साहित्यिक चोरी वाला बिंदु आएगा, नैतिकता का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है। और आईसीटी का प्रयोग रिसर्च करने में अपन कैसे कर सकते हैं, तुम नेट पे भी सर्च करोगे तो बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, बाकी जो गाइड है उसमें दे रखा है। लेकिन ये प्रश्न ऐसे आते हैं कि गाइड पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा यार इससे गाइड से कुछ आया ही नहीं, मतलब समझ बेस आते हैं, बट मुझे इजी से लगे जितने प्रश्न मैंने देखे। फिर देखा मैंने तीसरा टॉपिक है बोध। बोध जो यूनिट है उसमें आपके गद्यांश है, और गद्यांश में स्पेशली आपको 5% करने, इसका आप 2 या 3 गद्यांश
केवल 2 या 3 गद्यांश जो ओल्ड एग्जाम में आए हैं उनका अभ्यास कर लो बस, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। आप वहां जाके देखेंगे थोड़ा सा सहज रह के करोगे, ये 5 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। आपको बस आंसर निकालने हैं उस गद्यांश से, तो ये थोड़ा सा अभ्यास कर लें, इसके 3 या 4 गद्यांश आप निकाल लो। उसके बाद चौथी यूनिट है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन आप ग्रेड फर्स्ट की दी प्रिपरेशन की तो सब बच्चों ने पढ़ा है। कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या होती हैं, कम्युनिकेशन के सिद्धांत क्या होते हैं, कम्युनिकेशन मार्ग पे प्रश्न पूछा गया है, एक तो संचार प्रक्रिया मोड के ऊपर, नंबर 2 कम्युनिकेशन के प्रकार पे 100% एक प्रश्न है, जितने भी प्रकार हैं उनको अच्छे से देख लो, ठीक है। एक प्रक्रिया के ऊपर एक प्रश्न आ रहा है, ठीक है। एक संप्रेषण की विशेषता या बाधा के ऊपर प्रश्न आ रहा है, प्रभावित करने वाले कारक के ऊपर एक प्रश्न आ रहा है। तो इजी से प्रश्न है, मैंने 5 प्रश्न देखे हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। 2 प्रश्न हो सकता है प्रकार पे आ जाए, एक प्रश्न जो है वो आपकी प्रक्रिया मोड चैनल के ऊपर आ जाए, एक प्रश्न जो है वो बाधा और विशेषता के ऊपर आ जाए, ठीक है। एक प्रश्न सिद्धांत, अच्छे कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या होती हैं, कम्युनिकेशन के 7C क्या है, ठीक है, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये इस प्रकार से आप कम्युनिकेशन टॉपिक को, मैंने इसको शायद यूट्यूब पे तो नहीं करवाया होगा, मैं इसके कुछ पर्सन भी भेज दूंगा, इसके जितने भी आए हुए हैं उनको देख लेना, उन्हीं में से हो सकता आ जाए। उसके बाद चौथी यूनिट है वो गणितीय वाली है। तो गणित में देखो सिंपल सी बात है, जिसको नहीं आती उसको तो नहीं आती, लेकिन रीजनिंग वाले प्रश्न 2-3 आते हैं, वो कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे अक्षर श्रृंखला है तो श्रृंखला वाला प्रश्न आराम से कर सकते हो आप, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। एक कोड वाला प्रश्न है, ठीक है, ए को बी बोला जाता है, बी को सी, तो क्या बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2-3 प्रश्न ऐसे मुझे लगे कि कोई बच्चा कर सकता है, और एक रिलेशनशिप है, संबंध वाला प्रश्न है। तो ये 3 प्रश्न जो होते हैं वो बड़े आराम से, रीजनिंग वाले आप बड़े आराम से कर सकते हो। बाकी लाभ हानि प्रतिशत औसत, यदि आप ये सीख लेते हो हल्का सा, तो एक टेबल आएगी आंकड़े वाली, उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी, मतलब वो 5 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। प्रतिशत, लाभ हानि और ये औसत वाला यदि आप अनुपात वाला देख लेते हो तो। युक्त तार्किकता वाला, युक्त तार्किकता वाले में मैंने बहुत सारे प्रश्न देखे, बट मुझे तो समझ में आ रहे थे कि ये ऐसा है, ये सभी सही है, ये मतलब उनका अभ्यास करना होता है, देखो, ठीक है। कथन तार्किकता वाला, कथन सत्य वाला, ये आप जितने प्रश्न निकालोगे आपके हल्की हल्की समझ बनेगी, फिर भी नहीं बन रही है तो आप इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर दें, बाकी आंसर तो करके आना ही है, अपने हिसाब से समझ के कर देना वहां पे, ठीक है। आंकड़ों की व्याख्या, जिसपे 5 प्रश्न आएंगे, एक टेबल बनी आएगी, उस टेबल में से आपको बहुत सारे, मेरे को लगता है कि उन 5 प्रश्नों में से तुक्के भी सही हो जाते हैं, 2 या 3 तो तुक्के सही हो जाते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस आपने कर लिया तो 5 प्रश्न आंकड़ों की व्याख्या वाला, ये भी अभ्यास की विषय है। तो इसके 5 या 6 टेबल 2018 से लेके 22-23 के पेपरों के बीच की वो टेबल निकाल लो एक बार, आपका हो सकता है 500 के 500 सही हो जाए। आईसीटी वाला जो पार्ट है, आईसीटी में मैंने ये देखा, आईसीटी में जो प्रश्न पूछे गए, एक तो ये स्वयं प्रभा, मुख्य, ई पाठशाला, साक्षात, निष्ठा, दीक्षा, ठीक है, और एनपीटीएल, इनके ऊपर प्रश्न एक तो ये पूछा गया है। एक इनपुट आउटपुट डिवाइस, एक मेमोरी के ऊपर प्रश्न आ रहा है, रैम और रोम के ऊपर ज्यादातर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और एक कंप्यूटर के घटक क्या होते हैं उनके ऊपर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। एक कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन पे प्रश्न, मतलब आप आईसीटी में किन चीजों को देखें, इंटरनेट पूरा देख लें आप, इंटरनेट संबंधी जितनी शब्दावली है, वायरस है, वायरस पे बहुत प्रश्न आए हैं, ब्राउजर क्या होते हैं, मेलवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, ईमेल वगैरह, इन पे तो इंटरनेट को अच्छे से देख लें, 2 प्रश्न हो सकता है यहां से आ जाए। तीसरा, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनके नाम देख लें, ठीक है, कंप्यूटर के घटक, सीपीयू वगैरह पूरा, मेमोरी, रैम और रोम, ठीक है, एक बिट बाइट वाली वो सारणी जो है वो याद रखना, एमबी केबी वाली, उस पे प्रश्न पूछे गए हैं। और एक प्रश्न वो है, चाहे उनसे रिलेवेंट करके पूछ ले, आईसीटी वाले जो वर्तमान आईसीटी के जो प्रयोग हैं, या नॉर्मल पूछ ले, लेकिन मतलब आईसीटी में 4 प्रश्न आराम से सही हो सकते हैं। इंटरनेट वाली शब्दावली को बहुत अच्छे से देख लेना, कंप्यूटर के घटक देख लेना, रैम और रोम को अच्छे से देख लीजिएगा, और इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर नेटवर्क, बस ये प्रश्न अधिकतर 5 साल में मुझे यही प्रश्न देखने को मिले, तो इन चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। फिर आपका जो टॉपिक है वो है लोग, विकास और पर्यावरण, इस पे इन्वायरमेंट पे जो करंटली 1-2 साल में प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनके ऊपर, और स्पेशली और कुछ भी नहीं तो इसमें एक प्रश्न तो फिक्स है, सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य, इस पे 100% एक प्रश्न है, तो सतत विकास लक्ष्य वाला बिंदु जरूर देखिएगा। और पर्यावरण पे अभी जो भी कोई कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुए हैं, और एक
कोई गैस वगैरह का नाम पूछ लेगा, वायु प्रदूषण में कोई भी गैस वगैरह इनके ऊपर, मतलब ओल्ड प्रश्न यदि आए हुए यदि आप देख लोगे तो वहां से 2-3% सही हो सकते हैं। ऊर्जा के प्रकार, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण पे जो भी सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुए उनको अच्छे से देख लें, और एक सतत विकास लक्ष्य। तो मुझे लगता है कि नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत देख लिए, पर्यावरण संरक्षण पे जो प्रयास किए हैं विश्व लेवल पे जितने भी हुए हैं वो देख लिए, एक प्रदूषण के प्रकार में जो कौन कौन चीजें ऐसी हैं जो प्रभावित कर रही हैं वो आपने देख लिया, और एक सतत विकास लक्ष्य। तो 5 में से 4% तो आपके हो जाएंगे। फिर है उच्च शिक्षा प्रणाली, 10वीं यूनिट। उच्च शिक्षा प्रणाली में जो टॉपिक है वो है, उच्च शिक्षा प्रणाली में विशेष रूप से मैंने जो रीड किया 5 साल के प्लस 7 साल के, उनमें मैंने ये देखा है कि एक तो विश्वविद्यालय प्रश्न आ रहा है, उच्च शिक्षा प्रणाली, इसमें विश्वविद्यालय पे प्रश्न आ रहा है। विश्वविद्यालय कौन से? नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय और वल्लभी विश्वविद्यालय। तो नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थिति कहां थी और थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चर देख लेना। एक तो ये प्रश्न आ रहा है, तो प्राचीन विश्वविद्यालय जो है उनके नाम और वो कहां स्थित थे वो हल्का सा देख के जाना आप, यहां से एक प्रश्न आ जाएगा। नंबर 2, वर्तमान में भारत में कितने विश्वविद्यालय हैं, या कोई नहीं, अभी जस्ट कोई आईआईटी या आईआईएम या कोई भी जो उच्च शिक्षा में कोई परिवर्तन किया गया है वो यदि है तो वो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा है, वर्तमान में जो परिदृश्य इसका उच्च शिक्षा की स्थिति है वो स्थिति को आप वर्तमान आंकड़े देख लेना। हाल में किस विश्वविद्यालय को फर्स्ट रैंक मिली है, ऐसा कोई जो आंकड़े आते हैं एजुकेशन के अंतर्गत वो देख सकते हैं। एक एनईपी 2020, एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा, इसके उस सिर्फ उच्च शिक्षा वाला देखना आपको। एक प्रश्न यहां से लगातार पूछा जा रहा है, वर्तमान स्थिति। और एक जितने भी आयोग, ठीक है ना, जैसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, यूजीसी की संरचना है, ठीक है, जितने भी कोठारी आयोग है, इसने उच्च शिक्षा पे क्या सुझाव दिया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है, मतलब जितने भी शिक्षा के आयोग बैठाए गए हैं या ब्रिटिश काल के दौरान जो प्रयास किए गए, जैसे हंटर आयोग के ऊपर प्रश्न पूछ लिया, ठीक है ना, यूजीसी के ऊपर प्रश्न पूछ लिया, एनसीटी पे प्रश्न पूछ लिया, तो एनसीटी वगैरह ये सब देख के जाएं आप, एनसीटी की स्थापना, ठीक है, कोठारी आयोग, यूजीसी, मतलब जितने भी आयोग हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, उच्च शिक्षा पे जितने भी आयोग और कमेटियां हैं हल्का सा उनको आप देख के जाएं, क्योंकि जिसमें जो प्रश्न आए हैं वो थोड़े से अंदर से पूछे गए कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा को लेकर क्या सुझाव दिया। अभी हाल में जैसे नेक है, तो नेक क्या करती है, नेक कॉलेजों को मान्यता देती है, ग्रेड देती है, ठीक है, तो नेक का कार्य क्या है, ठीक है, नेक का कार्यालय कहाँ पे है, एनसीटी की स्थापना कब हुई, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उच्च शिक्षा को लेकर क्या प्रावधान किए गए, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, क्योंकि ये 5% मुझे लगता है बहुत आसान है और सबसे कम मैटर पढ़ के आप कर सकते हो। तो एक तो प्राचीन विश्वविद्यालय, एक वर्तमान विश्वविद्यालयों की स्थिति। नंबर 2, विश्वविद्यालय को जो भी संस्थाएं अधिनियमित करते हैं, जिस प्रकार से कंट्रोल रखती हैं, उनके जितने भी नाम हैं वो सब आपको देखना है, ठीक है। एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के बारे में सुझाव, और जितने भी आयोग वगैरह हैं उनको हल्के से देख लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये पूरी 10 यूनिट है आप लोगों की, और इन 10 यूनिट के अकॉर्डिंग यदि आप थोड़ा सा सिस्टम बना के चलते हो तो 50 में से 40, 42, 45% तक आप पहुंच सकते हो। बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, जो कंटेंट आपके पास है उसी को थोड़ा सा एक एनालिसिस करो, और एनालिसिस करके मैदान में उतर जाओ। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, आराम से करके आओ, सब बढ़िया होगा। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कोशिश करूंगा इस पे कुछ क्वेश्चंस जो ओल्ड में आए हुए हैं वो मैं आपको इस पे उपलब्ध करवाऊं। हमारे टेलीग्राम चैनल धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल DH5AV के ऊपर आपको मिल जाएंगे, या जैसे भी हम उपलब्ध करवा पाएंगे, DH5AV आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो इस टेलीग्राम चैनल पे मैं कोशिश करूंगा कि ओल्ड क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा पाऊँ। कोशिश तो ये मेरी थी कि मैं यूट्यूब पे कुछ सेशन करूं, बट ऑफलाइन क्लासेस की वजह से टाइम नहीं मिल पाता। ये सेशन थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, बहुत आसान चीज़ें आराम से कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।